दोस्तों नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से हृदय तल से स्वागत करता हूं। वेलकम यू ऑल। आप सभी को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की जो विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और जाहिर है लाइव में हम लोगों ने चर्चा की है। इस विशेष चर्चा में हम डिटेलिंग देखेंगे कि क्या-क्या है, क्या योग्यता है, क्या दक्षता है, उन सभी शारीरिक दक्षता के बारे में भी चर्चा करेंगे। और उम्र सीमा के बारे में आपको जानकारी नहीं है, उम्र सीमा के बारे में जो सोच रहे हैं उस पे भी डिटेलिंग में बातचीत करेंगे। हालांकि उम्र सीमा की छूट जो कयास लगाई जा रही थी वो नहीं मिली है। एक दुखद खबर तो है उन विद्यार्थियों के लिए, लेकिन अब जो उसके बारे में भी हम आगे ट्वीट अभियान के माध्यम से आवाज उठाएंगे कि सरकार उम्र सीमा में छूट दे, क्योंकि अभी परीक्षा जब तक हुई नहीं है कोई भी चीज हम ले सकते हैं, कंसीडर करा सकते हैं गवर्नमेंट से दबाव डाल के। सबसे पहली बात यह है कि इस विज्ञप्ति के तहत आपको बता दूं कि इसमें ये जो विज्ञप्ति जारी की गई है 31 दिसंबर 2025 और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कुल जो पद हैं, कुल पदों की जो संख्या है वो है 32,679। कुल पद कितने हैं? कुल पदों की जो संख्या है वो है 32,679। 32,679 में अगर उसे बांटा गया है तो पहला जो क है, जिसको आप क कहते हो, क में लिखा गया आरक्षी नागरिक पुलिस, पुरुष या महिला के रिक्त पदों का विवरण दिया गया है, जिसके कुल पदों की संख्या है 10,669, जिसमें अलग अलग विवरण है। अनारक्षित का मतलब जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, फिर उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर, ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, सबका अलग अलग विवरण दिया गया है। लेकिन कुल बात की जाए तो 10,469 पद है। उसके बाद ख में जो बात की गई है, आरक्षी पीएससी सशस्त्र पुलिस के रिक्त पदों पर यह विवरण दिया गया केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। यहां पे बाकायदा ब्रैकेट में लिखा गया केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, और यह विवरण है कुल 15,131। ये पद है बेसिकली आरक्षी पीएससी सशस्त्र पुलिस के रिक्त पद की जानकारी है। उसके बाद जो ग है, ग में जो जानकारी दी गई है यह है आरक्षी विशेष सुरक्षा बल के रिक्त पदों का विवरण केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1341। उसके बाद घ में महिला बटालियन, जिसमें जनपद लखनऊ, बदायूं, गोरखपुर हेतु महिला आरक्षी के रिक्त पदों का विवरण दिया। यह केवल और केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए है। कुल पदों की संख्या 2282, जिसमें सबका विवरण दिया गया, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व्ड, एससी, एसटी, सबका विवरण दिया गया है। उसके बाद आरक्षी घुड़सवार के लिए कुल पदों की संख्या 71 है, और जेल वार्डर पुरुष के रिक्त पदों की संख्या बाकायदा पुरुष के लिए लिखा गया है, यह 3279 है। 3279 है, और जेल वार्डर को भी इसके अंतर्गत ही रख दिया गया है, खासतौर पे ये पुरुष वर्ग के लिए। उसके बाद जो 6 है, जिसमें जेल वार्डर महिला के जो पदों की संख्या है वो है 106, और पुरुषों के लिए जेल वार्डर में 3279 और महिलाओं के लिए जो संख्या है वो है 106। कुल मिलाकर सबको अगर हम जोड़ दिया जाए तो कुल जो पदों की संख्या होती है 32,679। ये कुल पदों की संख्या है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसमें आगे की ये इंपॉर्टेंट है, आवेदन की समय सारणी तो 31 दिसंबर 2025 से ये शुरू और 30 जनवरी 2026 तक अंतिम तिथि है। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने के पहले ऑनलाइन वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है जो, यहां पे इंपॉर्टेंट बात जानना जरूरी है कि वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है ऑनलाइन जो अभ्यर्थी को आवेदन करने से पूर्व ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। ओटीआर के बारे में भी हम आगे जानेंगे। ओटीआर को कैसे कैसे किया जाएगा उसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो ये सारी है। तो जाहिर सी बात है, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में यह ध्यान रखने वाली बात है कि वरीयता जो प्रेफरेंस देना अनिवार्य है। आपको इसमें बाकायदा नोट में लिखा गया है 1 पॉइंट में कि अभ्यर्थियों द्वारा जब भी आवेदन आप करें तो उसमें वरीयता देना अनिवार्य है, प्रेफरेंस देना अनिवार्य है। इसलिए हड़बड़ी में गलती करने की जरूरत नहीं कि आपने बस फॉर्म फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद
आगे हम चलते हैं। जैसे हम आगे की तरफ जाते हैं तो ये आवेदन शुल्क है। आवेदन शुल्क में जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए आवेदन शुल्क की जो रकम है वो 500 रुपए है, और बाकी एससी एसटी, इसमें समान जनरल ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा ओबीसी के लिए 500 है, लेकिन एससी एसटी के लिए 100 रुपए की रियायत दी गई है, 400 रुपए है। ठीक है, लेकिन ईडब्ल्यूएस जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपए है। ये फी की बात हो गई। अब बात आती है आगे, जैसे चलते हैं कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। कांस्टेबल के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो बात की गई है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा पास होना चाहिए, 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। और इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि विद्यार्थियों का सवाल होता है, दोस्तों का सवाल होता है, बहन का सवाल होता है, भाई का, कि सर क्या जो अपियरिंग है, अपियरिंग वाला जो अपियर्ड हो चुका है वो फॉर्म फिल कर सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं फिल कर सकता है। जब तक कैंडिडेट के पास, कोई भी जो अभ्यर्थी है वो फॉर्म फिल करना चाहता है, उसके पास अंक तालिका, मार्कशीट अथवा प्रमाण पत्र होना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। बाकी जो अपियरिंग वाले हैं, जैसे अभी उन्होंने +2 की परीक्षा दी है और अभी तक उनके पास ना अंक तालिका ना सर्टिफिकेट है, अंक तालिका या सर्टिफिकेट में से, प्रमाण पत्र में से कोई भी चीज होना जरूरी है, क्योंकि तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लिखा भी, आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए, मतलब उनके पास होना चाहिए, या तो अंक तालिका हो, मार्कशीट हो या सर्टिफिकेट हो। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है जानना। उसके बाद बात आती आयु की। यह सबसे दुखद है। जहां तक आयु के बारे में कयास लगाया जा रहा था कि छूट मिलेगी, छूट मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए इस पे आवाज उठाना बहुत जरूरी है। आप सभी विद्यार्थियों का, हम सभी शिक्षकों का कर्तव्य है कि आवाज जरूर उठाएं कि उम्र में छूट दी जाए। कम से कम तो 3 वर्ष की छूट की तो बहुत जरूरत है, क्योंकि 18 से 22 कोई उम्र है और 18 से 25 महिलाओं के लिए, तो इसलिए उम्र में छूट देना बहुत जरूरी है। यहां पे है, पुरुष अभ्यर्थियों ने दिनांक 1 जुलाई 2025 से उम्र गिना जाएगा, याद रखें, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। कहने का मतलब यह है कि 2003 से पहले, 2 जुलाई 2003 से पहले और 1 जुलाई 2007 के बाद नहीं, जन्म मतलब के बाद नहीं होना चाहिए। फिर महिला अभ्यर्थी के लिए बात की गई है 1 जुलाई 2025, मतलब इनका जो जन्म है 2 जुलाई 2000 से पहले, 1 जुलाई 2007 के बाद नहीं होना चाहिए। कुल मिलाके अगर मोटी मोटी बात की जाए, 18 से 25 वर्ष की उम्र सीमा महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए 18 से 22। तभी तो ये कह रहा है ना कि 2 जुलाई 2003 से पहले जन्म नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2007 के बाद जन्म नहीं होना चाहिए। 1 जुलाई 2007 के बाद जन्म होगा तो उसकी उम्र कम हो जाएगी, और 2 जुलाई 2003 से पहले जन्म होगा तो उनकी उम्र ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? 18 से 22 और 18 से 25। अब रही बात, परंतु इसमें जो एक क्लॉज जोड़ा गया है वो इंपॉर्टेंट, परंतु ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड कास्ट, एससी, शेड्यूल्ड जो ट्राइब है, एसटी और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए के लिए अधिकतम आयु की छूट दी गई है, सीमा में छूट दी गई है, शासनादेश के अनुसार छूट दी गई है। वो छूट कितनी है? तो जाहिर सी बात है वो छूट 5 वर्ष की छूट है। कितनी छूट है? 5 वर्ष की छूट है। इसका अर्थ यह हुआ, जो कैंडिडेट ओबीसी, एससी, एसटी या अन्य श्रेणी से ताल्लुक रखता है, उनकी उम्र सीमा अगर पुरुष है तो 18 से 22 के बजाय उनकी उम्र सीमा 18 से 27 हो जाएगी पुरुष के लिए, और महिला की उम्र हो जाएगी 18 से 25 के बजाय 18 से 30 हो जाएगी। लेकिन ये किन के लिए है? जो कैटेगरी में आते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य कैटेगरीज में आते हैं, उनके लिए ये उम्र की छूट जनरल, मतलब जो अनारक्षित हैं, अनरिजर्व्ड हैं और ईडब्ल्यूएस है, उनको उम्र में छूट नहीं दी गई है। ठीक है, तो बात यह है, साफ तौर पे यहां डिटेलिंग दी गई है कि भाई कब से पुरुष 2 जुलाई 2003, 1 जुलाई 2007, यह है लिमिट।
इसके दरमियान आप पैदा हुए हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। यदि आप ईडब्ल्यूएस सामान्य श्रेणी ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं, अगर आप अनुसूचित जाति की श्रेणी के अभ्यर्थी हैं तो अधिकतम आयु 5 वर्ष की छूट दी गई है। इसका मतलब 2 जुलाई 1998 और 1 जुलाई 2007 का लिमिट है, और महिलाओं के लिए 95 से 2007, और जो जनरल और ईडब्ल्यूएस की महिलाएं हैं 2000 से 2007। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जितने भी, अगर मैं सामान्य को छोड़ दूं, सबके जो है उम्र सीमा में छूट दी गई है। आप देख सकते हैं लिमिट पता चल जाएगा 98 से 7, 98 से 7, 98 से 7, 98 से 7, और यहाँ 95 से 2007, 95 से 2007, 95 से 2007, 95 से 2007। इसकी लिमिट आप समझ सकते हैं। इसका मतलब 2 जुलाई 1995 के 2 जुलाई 1995 और 1 जुलाई 2007 के बीच पैदा हुआ हो वो फॉर्म फिल कर सकता है। सिंपल सी बात है। लेकिन जनरल वाले के लिए लिमिट आप देख सकते हैं 2003 से 2007 और 2000 से 2007 महिलाओं के लिए, और पुरुषों के लिए 2003 से 2007। मतलब कुल मिला के 18 से 22 पुरुष के लिए जो सामान्य और ईडब्ल्यूएस में आते हैं, महिलाएं जो सामान्य और ईडब्ल्यूएस में आती हैं 18 से 25। सिंपल सी बात है। तो उम्र जो सीमा में छूट की कयास लगाए जा रहे थे, ये सबसे वाकई चिंताजनक खबर है, दुखद खबर है कि वो विद्यार्थी फॉर्म ही फिल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आवाज उठाना जरूरी है, ट्वीट करना जरूरी है और बताना जरूरी है कि ये वाकई गलत बात है, ये वाकई गलत बात है। तो कम से कम आप इतनी योग्यता तो दें कि परीक्षा दे पाए। अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए कम से कम उम्र सीमा में छूट देना अति आवश्यक है। मेरा मानना है कि बहुत जरूरी है। ठीक है। उसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर जैसे चलते हैं, बात आती है लिखित परीक्षा की। लिखित परीक्षा जैसा पहले होता था, पहले हुआ है 60,244 भर्ती में, वो भी ये जो भर्ती है 32,679, उसमें भी सेम बात है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र ऑफलाइन परीक्षा होगी, परीक्षा कैसी होगी? ऑफलाइन परीक्षा होगी। परीक्षा लिखित परीक्षा होगी। इसमें वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी, जिसकी समयावधि 2 घंटे की होगी। क्लियर है? इसमें 4 मुख्यतः विषय होंगे, 4 सेक्शन होंगे। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, जो हम रीजनिंग कहते हैं। और उसके बाद जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें लिखा गया है कि जितने भी जो नियमावली के अंतर्गत ये सारी जानकारी दी गई है, और इसमें जो मुख्य मोटी मोटी बात है जो जानना जरूरी, ये बात बहुत जरूरी है जानना एक विद्यार्थी के लिए, ये अति आवश्यक है जानना। क्या है ये? इसमें आप गौर से देखो, यह लिखित परीक्षा OMR आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। लिखित परीक्षा OMR जो शीट है, जैसे यूपीएसआई की परीक्षा 14-15 मार्च को होना है, वो वही परीक्षा ऑफलाइन एग्जाम होना है। याद रखिएगा, OMR शीट आपको दी जाएंगी, उसे आपको फिल करना है। फिर बात आती है कि सर इसकी जो मानक परीक्षण है, जिसको हम कहते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसको आप शॉर्ट में कहते हो PST, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये मानक परीक्षण कहलाता है। इसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो मानक परीक्षण है, इसमें ऊंचाई दी गई है। पहली बात है ऊंचाई की, जहां तक बात की गई, न्यूनतम ऊंचाई मिनिमम हाइट 168 सेंटीमीटर पुरुषों की होनी चाहिए। याद रखें, अगर आप 165 हो तो चीजें नहीं चलेगी, 167 में भी नहीं चलेगी। 167 में थोड़े व्यायाम वगैरह करके आप एक बढ़ा सकते हैं, इतना तो संभव हो सकता है। उसके बाद ख है अनुसूचित जनजाति के पुरुष। याद रखें, अनुसूचित जनजाति की बात की गई है, अनुसूचित जाति नहीं। शेड्यूल्ड ट्राइब के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, उनके लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर, मतलब 8 सेंटीमीटर की कमी है। फिर बात आती है सीना। सीना जो होना चाहिए वो न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर। नॉर्मली फुलाने पर 84 और नॉर्मली 79 सेंटीमीटर न्यूनतम। और याद रखिए, ये न्यूनतम की बात की गई, मिनिमम तो होना ही होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? उसके बाद यहाँ पे अनुसूचित जनजाति, मैं बार बार बोल रहा हूं, अनुसूचित जाति नहीं, जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब ST अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। ये मुख्य बात है, ध्यान रखने वाली बात। तो मोटी मोटी बात यह है कि 79 से 84 और 77 से 82, 77 से 82 किसके लिए? ये है ST वर्ग के लिए, जो शेड्यूल्ड ट्राइब के कैटेगरी में आते हैं।
उसके बाद हम आगे चलते हैं। जैसे हम आगे चलते हैं तो महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक परीक्षण क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, वो देखते हैं। ऊंचाई, सामान्य या अन्य, ये सामान्य के बाद ऑब्लिक है, सामान्य जनरल या अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी तथा अनुसूचित जाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर। इसमें देखो एक बात इंपॉर्टेंट ये है, अनुसूचित जाति भी समाहित है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में। अनुसूचित जनजाति को बस छोड़ दिया गया है, उसको रियायत दी गई है 152 सेंटीमीटर। अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 147 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। हम बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें कि अनुसूचित जनजाति नहीं, अनुसूचित जाति को छूट नहीं है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में, अनुसूचित जनजाति को केवल छूट है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में। याद रखें 152 और ये कितना है, ये 147, 5 सेंटीमीटर का फर्क है। उसके बाद महिला अभ्यर्थियों के लिए इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वो क्या है महत्वपूर्ण? महिला, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो वजन कम से कम 40 किलोग्राम का वजन होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर महिलाएं 38 किलो या 35 किलो अगर कुपोषण की शिकार हैं, जाहिर सी बात है अपनी जो वजन है थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। इतना तो न्यूनतम होना ही चाहिए उम्र के हिसाब से और हाइट के हिसाब से न्यूनतम, उसके अकॉर्डिंग ये कंसीडर किया गया है, बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही कंसीडर किया गया है। अब बात आती है, ये है शारीरिक दक्षता परीक्षा। अभी तक हम जो देख रहे थे वो है शारीरिक मानक परीक्षा, अब है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का मतलब होता है पीईटी, पी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें बेसिकली दौड़ की बात की जाती है। दौड़, क्या बोला गया है कि शारीरिक मानक परीक्षण में सफल होने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रवेश करेंगे। पहले क्या होगा आपका? पहले होगा शारीरिक मानक परीक्षण, जिसे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कहते हैं। हाइट, इन सबको वजन वगैरह, सीना वगैरह मापन के बाद फिर दौड़ की बात आएगी। इसे कहते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा में, और ये एक ही दिन होता है। पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 मतलब 4800 मीटर, जिसे हम कह सकते हैं 4 किलोमीटर 800 सेंटीमीटर की दौड़ 25 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर का मतलब है 2400 मीटर, 2 किलोमीटर 400 सेंटीमीटर, ठीक है, 400 मीटर, 2 किलोमीटर और 400 मीटर। याद रखें ये 4 किलोमीटर है, 800 मीटर है, 4800 मीटर कह सकते हैं, ये 2400 मीटर 14 मिनट में। तो कुल मिला के मोटी मोटी बात ये है, ये 4800 25 मिनट में, 4800 मीटर 25 मिनट में, और ये कितना है 2400 मीटर 14 मिनट में महिला अभ्यर्थी हैं। तो क्लियर है? तो ये बहुत आवश्यक है इन दोनों परीक्षाओं को पास करना। उसके बाद आती है चयन तथा अंतिम योग्यता सूची। आपने रिटन पास किया, रिटन के बाद फिजिकल, पीएसटी और पीईटी पास कर लिया, उसके बाद अंतिम चयन तथा अंतिम योग्यता सूची क्या है ये पढ़ लीजिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल जो भी पाए गए हैं, बोर्ड लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण नीति, जो भी जिसको भी जो आरक्षण के अंतर्गत आते हैं उनके आधार पर एक सूची तैयार करेगी, सूची तैयार करेगा और उसे सहित चिकित्सा परीक्षा, चरित्र सत्यापन सब मिलाकर प्रेषित करेगा और उसे बोर्ड की वेबसाइट पर भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदर्शित किया जाएगा। बोर्ड द्वारा कोई परीक्षा सूची तैयार, इसमें लिखा है बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची, कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं दी जाएंगी, नहीं तैयार की जाएंगी। बात स्पष्ट है? और यह सबसे जरूरी है। एक मन में बात आती है सर ओटीआर, तो इसलिए मैं बता दूं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये जो इंपॉर्टेंट बात है ये विद्यार्थी को जानना बहुत जरूरी है। ये क्या है? ये बात ये है कुल मिला के ये जो इंपॉर्टेंट बात ये है, ये देखो गौर से क्या लिखा है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 2 चरण में होगी। पहले प्रत्येक अभ्यर्थी को ओटीआर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में अपना पंजीकरण करना, जो रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है। उसके बाद अभ्यर्थी यूपीपीआरपी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित ऑनलाइन उपलब्ध विभिन्न भर्तियों के आवेदन पत्र को भर पाएगा। लेकिन उसके भरने के पहले, उस वेबसाइट पे जाने के पहले आपको ओटीआर फिल करना पड़ेगा। परीक्षा प्रक्रिया सूचिता, ये तो एक सामान्य बात है ही। उसके बाद हम आगे चलते। अब रही बात कि ओटीआर कैसे
ओटीआर को फिल कैसे करें, तो इसकी एक जो विज्ञप्ति में एक बेसिक जानकारी, बुनियादी जानकारी दी गई है। विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है, इसमें कहा गया है कि अभ्यर्थी हेतु ओटीआर में पंजीकरण करने हेतु चरण अनिवार्य हैं। ये दूसरी बात की गई है। सर्वप्रथम अभ्यर्थी जो भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर ये जरूर पुट करें uppbpbpv.in/home/notice पर जाकर आवेदन हेतु लिंक पर क्लिक कर ये दूसरा काम कर लीजिए। फिर आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी को प्रथम बार में अपना ओटीआर पंजीकरण कराना आवश्यक है। ये तीसरी बात यह है, प्रथम बार पंजीकरण हेतु अभ्यर्थी के पास निम्न विवरण आवश्यक है। जब भी आप ओटीआर फिल करें तो पहली बात ये करें, यूनिक ईमेल आईडी आपका एक होना चाहिए, एक आपका ईमेल आईडी होना चाहिए। उसके बाद एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, उसमें आएगा, मेंशन होगा, तो आपको भर देना है ओटीआर हेतु। क्योंकि ये दोनों आप करेंगे तो उसके बाद आपको रजिस्टर्ड मतलब प्रॉपर तरीके से आप पंजीकृत घोषित कर दिए जाएंगे। ओटीआर हेतु प्रयुक्त ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर अपरिवर्तनीय होंगे। अपरिवर्तन का मतलब यह है कि चेंज नहीं होगा। एक बार जो आपने मेल आईडी और एक बार जो आपने मोबाइल नंबर डाल दिया है तो वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद सत्यापन हेतु डिजी लॉकर अकाउंट, सत्यापन के उपरांत अभ्यर्थी व्यक्तिगत विवरण को भरेगा, जो बेसिक है, नाम पता ये सब, ठीक है, जो बेसिक विवरण है, व्यक्तिगत विवरण। पंजीकरण के आखिरी चरण में अभ्यर्थी पासवर्ड बनाएगा और उसमें कैप्चा होगा। कैप्चा होता है इस तरह का BMT51 इस तरह का होता है। इसमें लेटर, अल्फा न्यूमेरिक दोनों होते हैं, लेटर और नंबर दोनों होते हैं। कैप्चा जरिए पंजीकरण की कार्यवाही को पूर्ण करेगा। ये काम जरूर कर लीजिएगा स्टेप वाइज। उसके बाद जो बात आती है, मोटी मोटी बात ये आती है, मोटी मोटी बात मैं आपको बता दूं उसमें क्या है। ये है, हालांकि ये देखो, अब ये नंबर किसी को किसी प्रकार की दिक्कत, हेल्पलाइन नंबर तो बोर्ड ने जारी किया है प्रातः 10 बजे से शाम 7 बजे तक। आप फोन उठाए या ना उठाए वो अलग बात है। इसलिए एक मैं आपको जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि आपको कभी दिक्कत हो जाए तो आप एक बार कर सकते हैं कॉल, और बाकी यहां से कोई आपको स्पष्ट या संतुष्टि ना मिले तो बाकी आप यहां बता सकते हैं और सवाल कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि सर ये दिक्कत आ रही है, दिक्कत आ रही है, और भी उसके बारे में डिटेलिंग आपको, आपके लिए स्पेशल जानकारी देता रहूंगा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल को लेकर। अब बात आती है सिलेबस, जो रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होता है तैयारी का। सारी चीजें एक जगह, सिलेबस एक जगह, क्योंकि यही मेन होता है जिसको आपको अच्छी तरह से तैयार करना होता है। ये सब तो हम भगवान का बनावट है, ऊंचाई है, वो जो भी है, अगर आप इस सब के लिए प्रॉपर तैयार हो, पहले से रेडी हो और आप योग्य हो, तो सबसे पहली बात होती है सिलेबस। क्योंकि हम हाइट नहीं बढ़ा सकते हैं लेकिन हम अंक बढ़ा सकते हैं, है या नहीं? एक सामान्य बात है। तो आपको लिखित परीक्षा के लिए मेन तैयारी करनी होगी, और ये तैयारी जो है वो है 4 विषयों का, मुख्यतः क्रम संख्या 1, 2, 3 और 4, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक योग्यता, कुल 150 प्रश्नों की संख्या होगी और 300 अंक होंगे। प्रश्न कितना? इसका मतलब एक प्रश्न जो है कितने अंक का होगा? 2 अंक का होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद सिलेबस में क्या क्या है तो देख लीजिए। सिलेबस के अंदर क्या क्या है, ये तो सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान के अंदर एक एक चीज लिखी गई बातें हैं। और ये जो सिलेबस आप देखते हो, ये सिलेबस एक सांकेतिक सिलेबस है। सांकेतिक का मतलब क्या होता है? सांकेतिक का मतलब होता है, मैं आपको दिखाऊंगा रीजनिंग में। सांकेतिक का मतलब होता है कि बोर्ड ने बोल दिया भाई इससे बाहर भी कुछ आ सकता है, इसलिए हमें डिटेल में जितने भी सेक्शन है सबको तैयार करके जाना है। और ऐसा हुआ है, लेकिन इसने एक आपको रेफरेंस दे दिया कि हम ये पूछेंगे, और अच्छी बात है। उसके बाद यहां पे है कि सामान्य विज्ञान में ये सारे चैप्टर्स का सेक्शन का नाम है। सामान्य हिंदी में हिंदी, अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण, मौलिक ज्ञान, प्रसिद्ध कवि, लेखक इत्यादि की बात की गई है। फिर उसके बाद तीसरा सेक्शन है आपका मैथ्स, और मैथ्स के साथ एक खास बात है रीजनिंग भी है। इसलिए रीजनिंग के जो प्रश्न का जो वेट है वो लगभग 55 प्रश्न का वेट हो जाता है यूपी पुलिस कांस्टेबल में। 55 प्रश्न, मतलब रीजनिंग मैथ्स से ज्यादा प्रश्नों की संख्या है रीजनिंग में। इसलिए रीजनिंग अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखो आप मैथ्स में रीजनिंग है, और आप देखोगे आपको दिख भी जाएगा कि मैथ्स में रीजनिंग आपको दिख जाएगा। कैसे? देखो, लॉजिकल डायग्राम किसका है? रीजनिंग का है। सिंबल रिलेशनशिप क्या है? रीजनिंग है। परसेप्शन क्या है? रीजनिंग है। वर्ड फॉर्मेशन क्या है? रीजनिंग है। लेटर एंड नंबर सीरीज क्या है? रीजनिंग है।
तो ये सब जनरल मेंटल एबिलिटीज, जैसे कॉमन सेंस टेस्ट क्या है, रीजनिंग है, व्यवहारिक ज्ञान। एनालॉजी क्या है, रीजनिंग है। उसके बाद आपका जो रीजनिंग है वो तो रीजनिंग है ही, आप देख रहे हो ये सब रीजनिंग था। मानसिक और मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि, तार्किक क्षमता, ये सब पूछा जाएगा, जिसमें रिलेशनशिप, एनालॉजी, सारे प्रश्न ये सब दिए गए टॉपिक। बाकी आपको आखिर में बता देता हूं कि अगर आपके पास अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए प्रमाण पत्र है, वो जल्द से जल्द आप सभी बनवा लें, और सभी जो अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है वो भी अपना प्रमाण पत्र रेडी रखिए। तो ये सारी बात आपको एक प्रॉपर तरीके से बता दी। फिर भी आपका कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, तो वो जरूर आप पूछिए, आप टैग करके पूछिए, बार बार पूछिए, ठीक है, और डिटेलिंग आपको जानकारी देता रहूंगा जो भी है। उसके बाद आती है बात कि तैयारी के लिए एक तो यूपीएसआई की क्लास तो चल रही, यूपी पुलिस कांस्टेबल की क्लास शुरू हो रही है, ठीक है। तो आप सभी को बता दूं, ये जो क्लास है, टाइमिंग वगैरह प्रॉपर आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। और आपको ये भी बता दूं कि इसमें जो ये टेक्स्ट बुक का जो सुपर पास जो लाइव है, इसको आप 12 महीने के लिए यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे तो ये प्रॉपर तरीके से आपको रेफर करता है, क्योंकि इसमें 375 प्लस एग्जाम है, और जितनी भी ये सारी चीजें एप्लीकेशन पर होंगी, एप्लीकेशन पर क्लास होंगी। इसका मतलब है कि यहां पर आपको एंटर करना अपना मोबाइल नंबर, एंटर करने के बाद आगे ही आप प्रवेश कर जाएंगे। इसीलिए उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आप इस जुड़ सकते हैं सुपर पास से। और बाकी आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और फिर से आपको मुबारक, फिर से आपको शुभकामनाएं आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।